ज़्यादातर साइंटिस्ट्स कभी नोबेल प्राइज़ नहीं जीत पाते, जो कि साइंस का सबसे बड़ा और प्रेस्टिजियस अवार्ड समझा जाता है। सिर्फ फिजिसिस्ट्स, केमिस्ट्स और फिजियोलॉजी या मेडिसिन के फील्ड में काम करने वाले इस अवार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं, जो कि एक गोल्ड मेडल, एक डिप्लोमा और आज की रेट में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, लगभग $1 मिलियन के प्राइज मनी के साथ आता है। नोबेल प्राइज की कैटेगरीज में मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग और सोशल साइंसेज शामिल नहीं है, और जो एलिजिबल फील्ड्स हैं उनमें भी बहुत से साइंटिस्ट्स कभी नहीं जीत पाते, क्योंकि ये अवार्ड्स बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव होते हैं। मल्टी मिलियनियर अल्फ्रेड नोबेल ने ये प्राइज और इन कैटेगरीज को अपनी 1895 की डिग्री में इस विश का इजहार किया, जो मैं आपको पढ़ा के सुनाता हूँ। मेरी दौलत एक फंड का हिस्सा बनेगी, जिसका मुनाफा हर साल उन लोगों को इनाम के तौर पर दिया जाएगा जिन्होंने गुज़िश्ता साल के दौरान इंसानियत को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया हो। इसका मुनाफा 5 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाएगा और कुछ इस तरह से दिया जाएगा। एक हिस्सा उस शख्स को जो फिजिक्स के फील्ड में सबसे अहम डिस्कवरी या इन्वेंशन करे। एक हिस्सा उस शख्स को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल डिस्कवरी या इम्प्रूवमेंट करे। एक हिस्सा उस शख्स को जो फिजियोलॉजी या मेडिसिन के फील्ड्स में सबसे अहम डिस्कवरी करे। एक हिस्सा उस शख्स को जो लिटरेचर के फील्ड में सबसे आउटस्टैंडिंग वर्क करे, और एक हिस्सा उस शख्स को जो नेशंस के दरमियान पीस को प्रमोट करने के लिए सबसे ज़्यादा काम करे और स्टैंडिंग आर्मीज़ को कम करने या ख़त्म करने के लिए कोशिश करे। ये सीधी बात लग रही है, मगर ये इतना सिंपल नहीं है। साइंस कैटेगरीज में पहले अवार्ड्स 1901 में विल्हेल्म कॉनराड रोंटगन को फिजिक्स, जैकब एच वेंटहाफ को केमिस्ट्री और एमिल वॉन बेरिंग को फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला था। रोंटगन को एक्सरेज डिस्कवरी करने पर, वेंटहाफ को केमिकल काइनेटिक्स और ऑस्मोटिक प्रेशर पर, और वॉन बेरिंग्स को डिप्थेरिया वैक्सीन तैयार करने पर प्राइज दिया गया। लेकिन पहले केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्राइजेस उन कामों के लिए दिए गए जो गुज़िश्ता साल से बहुत पहले शुरू हुए थे। एक काम 1870s में शुरू हुआ था और दूसरा 1895 में। एक स्टडी के हिसाब से 1901 से 2023 तक के रिसर्च और नोबेल प्राइज के दरमियान एवरेज टाइम 20 साल था, और 1902 में जॉइंट विनर्स नजर आने लगे जब हेनरिक ए लॉरेंस और पीटर ज़िमेन ने फिजिक्स का प्राइज मैग्नेटिज्म और रेडिएशन पर अपने काम के लिए शेयर किया। प्राइज मिलने में देरी इस बात को हाईलाइट करती है कि साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज को पूरी तरह समझने और उनको एक्सेप्ट करने में कई साल या डिकेड्स लग सकते हैं। अक्सर एक डिस्कवरी की अहमियत उस वक्त समझी जाती है जब उस पर इनिशियल रिसर्च कंप्लीट हो चुका हो। ये जो अवार्ड एलिजिबिलिटी की ब्रॉडनिंग ये नोबेल फाउंडेशन के वारिसीन 1898 में बनाए गए कवानीन की वजह से हुई, जिसमें स्पेशली लिखा गया, जो कोट करके पढ़ रहा हूँ। विल में जो बात लिखी गई थी कि साल का इनाम प्रीवियस ईयर के काम के लिए होना चाहिए, उसे इस सेंस में समझा जाना चाहिए कि इनाम उन हालातों के लिए दिया जाए जो सबसे रीसेंट अचीवमेंट्स हों उन फील्ड्स में जो विल में लिखे गए हैं, और पुराने कामों के लिए सिर्फ उस सूरत में जब तक उनकी अहमियत अभी तक जाहिर न हुई हो। प्राइज का अमाउंट 2 कामों के दरमियान बराबर तकसीम किया जा सकता है अगर दोनों काम इनाम के लायक समझे जाएं। अगर कोई काम जो इनाम के काबिल समझा जा रहा हो 2 या 3 लोगों ने मिलकर प्रोड्यूस किया हो, तो इनाम उन्हें जॉइंटली दिया जाए। किसी सूरत में भी इनाम का अमाउंट 3 से ज़्यादा लोगों में तकसीम नहीं किया जाएगा। टाइमिंग स्टैट्यूट के कानून काफ़ी क्लियर हैं। टाइमिंग स्टैट्यूट से मुराद है वो कानून या गाइडलाइंस है जो नोबेल फाउंडेशन ने तय किए हैं कि किस वक्त के दौरान कोई डिस्कवरी या काम होना चाहिए ताकि वो नोबेल प्राइज के लिए एलिजिबल हो सके। सीधे लफ्जों में अवार्ड वर्दी रिसर्च को सिर्फ प्रीवियस ईयर तक महदूद नहीं किया जा सकता, लेकिन जॉइंट विनर्स का कानून थोड़ा पेचीदा है। इसका क्या मतलब है? कवानीन पुरानी डिस्कवरीज को भी नोबेल प्राइज के लिए कंसिडर करने की इजाजत देते हैं अगर उनकी इंपॉर्टेंस को अभी तक समझा गया हो। जॉइंट विनर्स के लिए मैक्सिमम 3 लोग एक प्राइज को शेयर कर सकते हैं, लेकिन प्राइज कभी भी 3 से ज्यादा लोग शेयर नहीं कर सकते। फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी या मेडिसिन 1901 से 2023 तक का ब्रेकडाउन ये है। 3 बार चार्ट्स
1901 से 2023 तक का प्राइस ब्रेकडाउन दिखाते हैं, जिसमें 1, 2, 3 और 0 नोबेल लॉरेट्स दिखाए गए हैं। इस तरतीब में वैल्यूज ये हैं: 47, 32, 38 और 6 फॉर फिजिक्स, 63, 25, 27 और 8 फॉर केमिस्ट्री, 40, 25, 39 और 9 फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन। ये शो करता है कि वक्त के साथ प्राइज अक्सर शेयर किए गए हैं, हालांकि कुछ सालों में किसी भी कैटेगरी में लॉरेट्स नहीं थे। नोट करने की बात यह है कि जॉइंट लॉरेट्स हमेशा एक दूसरे के कोलैबोरेटर्स नहीं होते। मिसाल के तौर पर जेम्स पी एलिसन और तुसुकु होंजो को 2018 का फिजियोलॉजी और मेडिसिन का प्राइज दिया गया था। उनके प्रोटीन्स के रिसर्च पर जो हमारी इम्यून सिस्टम को रोकने में मददगार होते हैं और जिन्हें कैंसर के खिलाफ लड़ने के लिए मैनिपुलेट किया जा सकता है। दोनों ने कैंसर इम्यूनोथेरेपी के नए फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी, लेकिन वो अलग अलग काम कर रहे थे, मुख्तलिफ लेबोरेटरीज में और मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स पर फोकस करते हुए। बहुत से जॉइंट लॉरेट्स तो एक दूसरे के कंटेम्पोरेरीज भी नहीं होते। मिसाल के तौर पर 1986 का फिजिक्स का प्राइज अर्नेस्ट रस्का, गर्ड बाइनिंग और हेनरिक रोहर को दिया गया था। इसमें एक काम 48 साल पहले हुआ था। रुस्का ने पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1933 में बनाया था। फिर बाइनिंग और रोहर ने स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप 1989 में मिलकर बनाया। और हालांकि हर रिसिपेंट को अपना जाती गोल्ड मेडल और डिप्लोमा दिया जाता है, लेकिन प्राइज का पैसा जॉइंट लॉरेट्स के दरमियान जरूरी नहीं है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये सब कंफ्यूजन लग सकता है कि प्राइज मनी का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि नोबेल प्राइज काम को ज़्यादा सेलिब्रेट करता है, पैसों को नहीं। और आपको भी काम पे फोकस करना होगा कि अगर किसी को प्राइज मिल गया तो इसका मतलब है कि उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। रूल्स के मुताबिक एक प्राइज का अमाउंट 2 लॉरेट्स के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। बोथ वर्क्स शुड मेरिट द प्राइज। वंस अगेन पे अटेंशन, रूल्स में लफ्ज वर्क पे फोकस किया गया है, न कि पैसों पे। दूसरी बात, रिसर्च सेलिब्रेट की जाती है, न कि रिसर्चर। ओवरऑल 5 पॉसिबल सिनारियोज हैं, 5 पैनल्स हैं जिनमें लोगों के आइकन्स इलस्ट्रेट करते हैं कि क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्क्स एंड लॉरेट्स बन सकती हैं एक नोबेल प्राइज के लिए। एक काम और एक लॉरेट, एक काम और 2 लॉरेट्स, एक काम और 3 लॉरेट्स, 2 काम और हर काम के लिए 1 लॉरेट, और 2 काम, एक काम के लिए 1 लॉरेट और दूसरे काम के लिए दूसरा लॉरेट। ये सब 2020 में कुछ इस तरह था। फिजिक्स का प्राइज रॉजर पेनरोज, राइनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज को दिया गया। पेनरोज को सेलिब्रेट किया गया जैसे कि नोबेल फाउंडेशन ने बयान दिया, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रोबस्ट प्रेडिक्शंस के तौर पर ब्लैक होल फॉर्मेशन की डिस्कवरी। इस काम का मेजर हिस्सा 1965 के एक पेपर में पब्लिश हुआ था, जिसमें पेनरोज ने ब्लैक होल्स के फिजिकल फाउंडेशंस को एस्टैब्लिश किया था। गेंजल और गेज को सेलिब्रेट किया गया हमारी गैलेक्सी का सेंटर में एक सुपरनोवा कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की डिस्कवरी के लिए। यह काम तकरीबन 25 साल बाद पैरेलल में किया गया डिफरेंट टीम्स के साथ। पेनरोज का काम थ्योरेटिकल फिजिक्स में ब्लैक होल्स को समझाने के लिए फंडामेंटल्स का काम करता है, जबकि गेंजल और गेज ने हमारी गैलेक्सी में एक ब्लैक होल डिस्कवर करके इस नॉलेज को बहुत प्रैक्टिकल तौर पर आगे बढ़ाया। प्राइज का आधा हिस्सा पेनरोज को दिया गया और बाकी आधा गेंजल और गेज के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया गया। 2 बॉक्सेस इलस्ट्रेट करते हैं 2020 नोबेल फिजिक्स प्राइज के काम को। एक काम का बॉक्स लॉरेट रॉजर पेनरोज के साथ है, दूसरे काम के बॉक्स में लॉरेट्स राइनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज हैं। प्राइज का पैसा दोनों बॉक्सेस के दरमियान इवनली तकसीम किया गया है। गेंजल और गेज को अपना हिस्सा शेयर करना पड़ा। आखिर में पेनरोज को प्राइज का आधा हिस्सा मिला और गेज और गेंजल दोनों को टोटल प्राइज मनी का चौथा हिस्सा मिला, 1/4। अजीब बात यह है कि रूल्स स्ट्रिक्टली अल्फ्रेड नोबेल की विल जो उसने लिखी थी उस लैंग्वेज को फॉलो नहीं करते। उसने इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी को सेंटर में रखा था, न कि काम को। आज तक
123 साल बाद भी ये टेंशन रिजॉल्व होती नजर नहीं आती। अवार्ड्स कमेटी हर कैटेगरी में हर साल 3 तक लोगों को हाईलाइट करती है और हर साइंटिस्ट को एक चेक देती है, फिर भी इनाम का ताल्लुक कामों से है। जबकि दुनिया में काम जो रिकॉग्नाइज हो रहा होता है वो ज्यादातर कोलैबोरेटर्स का नतीजा होता है। ये साइंटिस्ट्स को हाईलाइट करना कंट्रोवर्सी बन चुकी है, क्योंकि रूल्स कहते हैं काम को सेलिब्रेट करना चाहिए और क्रिटिक्स कहते हैं कि काम में तो बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगरचे प्राइज उन सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम फोकस तो काम पे ही करना चाहिए। मगर ऐसा नहीं होता। हर साल जब भी नोबेल प्राइज दिया जाता है, लोगों पे ज्यादा और काम पे कम फोकस होता है। हालांकि दूसरी चीजें भी क्रिटिसिज्म के लायक हैं, लेकिन उनको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। कैरोलिन वैगनर एक स्कॉलर है जो साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस पर फोकस करती है। उन्होंने 2017 में लिखा, कोट करता हूं, अगरचे प्रैक्टिशनर्स ने कंट्रीब्यूशंस को क्रेडिट करने का तरीका एक्सपेंड कर भी दिया है, नोबेल प्राइजेस जैसे अवार्ड्स अब तक इस अप्रोच के काफी दूर हैं। साइंस हिस्ट्री जो स्कूल में थोड़ी बहुत पढ़ाई जाती है वो अब तक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स पर फोकस करती है, जैसे कि मैरी क्यूरी और एल्बर्ट आइंस्टाइन। यह समझाना या विजुअलाइज करना मुश्किल होता है कि जो आजकल के साइंस हैं वो क्रॉस डिसिप्लिनरी कंट्रीब्यूशंस की वजह से आगे बढ़ता है। नोबेल प्राइज 19th सेंचुरी की क्रिएटिविटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए डेवलप किया गया था। शायद अब 21st सेंचुरी साइंस के असल कंट्रीब्यूशंस को रिफ्लेक्ट नहीं करता, लेकिन इस सारी कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद आज भी बहुत से लोग ये सोच के हैरान हो जाते हैं कि कोई साइंटिस्ट अचानक नोबेल प्राइज अनाउंसमेंट फोन कॉल से हैरान हो जाता है और उनका रूटीन दिन अचानक एक जबरदस्त दिन में बदल जाता है। और इसमें कुछ खूबसूरती भी है कि साइंस कम्युनिकेशन पर प्रचार होता है, जो हमें ये मौका देता है कि हम सब मिलकर इम्पैक्टफुल रिसर्च को फिर से देखें।